दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईबीपीएस क्लर्क कैसे बनते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रिसेंट में ही आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इस एग्जाम को देना चाहते होंगे। दोस्तों अगर आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का आपने कोर्स कर लिया है तो अगर आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। दोस्तों इस एग्जाम को देने से पहले आपको इस एग्जाम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको इस एग्जाम की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क क्या होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन से बैंक में आपको जॉब मिलता है, इसके साथ साथ इसका सिलेबस क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में क्या क्या कराया जाता है, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आईबीपीएस एग्जाम को देने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप आईबीपीएस एक क्लर्क के एग्जाम को अगर आप देते हैं तो किस बैंक में आप जॉब कर सकते हैं, यानी कि कौन से बैंक्स हैं जो इस एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर रही हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले नंबर बैंक आता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ कैनरा बैंक है आपका, इसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक, यूएससी बैंक, इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक, इंडियन बैंक, इसके साथ साथ पंजाब एंड बैंक्स। ये सारी जो बैंक्स हैं ये पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी कि अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो इन सारे बैंकों में आपको जॉब मिल जाएगा, यानी कि वहाँ पे एज ए क्लर्क आप कार्य कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को देने के लिए आपके क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, जैसे कि हमने पहले बताया, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी ग्रेजुएशन कर लिया है, इसमें कोई भी फाउंडेशन नहीं दिया गया है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके साथ साथ नेशनलिटी आपके पास क्या होनी चाहिए। अगर आप इंडिया के नागरिक हैं, आप या फिर नेपाल के हैं, भूटान के हैं, या फिर आप तिब्बतन के हैं, ये सारे अगर आपके पास सिटीजनशिप है यानी कि नागरिकता है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी एज आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, यानी कि अगर आपकी उम्र, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष उम्र में यहाँ पे आपको छूट भी दिया जाता है। तो ये सारे स्टूडेंट यानी कि जिनके पास ग्रेजुएशन है, भारत की नागरिकता है या फिर नेपाल, भूटान, तिब्बतन की नागरिकता है और जिनकी एज लगभग 20 से 28 वर्ष, अगर ओबीसी की 3 वर्ष और एससी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष छोड़ दिए जाए तो ये सारी जो भी योग्यताएँ रखने वाले कैंडिडेट हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकती हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस की बात करें तो आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, यानी कि आपका प्रीलिम्स और मेन एग्जाम इसमें देना होगा। प्रीलिम्स की बात करें तो एक पेपर लिया जाएगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क होगा और इसके लिए 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा जिसके लिए 60 मिनट आपको पेपर में हल करने के लिए आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट पेपर जो होगा आपका मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम में बात करें तो आपका एक पेपर लिया जाएगा। मेन एग्ज़ाम की जो आपको कराना होगा, प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा को दे सकते हैं, जिसमें एक पेपर लिया जाएगा जिसमें टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 190 क्वेश्चन होगा, जिसमें 200 मार्क यहाँ पर निर्धारित होगा। इस पेपर को हल करने के लिए 160 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। पहले सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जनरल फाइनेंस एंड अवेयरनेस, जिससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क होगा। जनरल इंग्लिश से आपसे 40 क्वेश्चन, 40 मार्क। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपके 50 क्वेश्चन जिसमें 60 मार्क होंगे और आपका नेक्स्ट होगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जैसे 50 क्वेश्चन और 50 मार्क होंगे। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस होगा एग्जाम का। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप एग्जाम के लिए आवेदन करेंगे सबसे पहले आपका कराया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा। देन अगर आप प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा को अगर आप क्लियर कर लेते हैं देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको आईबीपीएस क्लर्क आप बन जाएगा, यानी कि किसी जो भी बैंक्स के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है उसमें आप एज ए क्लर्क कार्य कर सकती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तैयारी करने से पहले आपको सैलरी के बारे में बता देते हैं। जो इसकी सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी वो बेसिक सैलरी आपकी 19,900 रुपये से लेकर 47,920 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है, यानी कि बेसिक सैलरी है। इसके अलावा कई सारे और भी छूट वगैरह आपको ऐड कर देंगे तो लगभग आपको स्टार्टिंग में 25,000 रुपये और मैक्सिमम जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 47,920 रुपये आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है, यानी कि लगभग 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है अगर आप बनते हैं आईबीपीएस क्लर्क। अब बात करते हैं इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बना के रखना होगा, वो होता है आपका सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में आपको अच्छे से, जैसे कि हमने सिलेबस के बारे में बता दिया कि जनरल फाइनेंस एंड अवेयरनेस, इसके साथ इंग्लिश रहने वाला है, रीजनिंग रहने वाला है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस के बारे में जब अच्छे से आप डिटेल्स में जाके वहाँ
पे देखेंगे, इसके नोटिफिकेशन में आप चले जाइए, यानी कि sarkariresult.com पे चले जाइए और वहाँ से इसके सिलेबस को डाउनलोड करके पूरी तरह से अच्छे से सिलेबस को एनालिसिस कर लें। इसके बाद आप कोई भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो भी रिक्वायरमेंट बुक्स वगैरह हैं उसको लेकर भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। तैयारी करने के ये काफ़ी सारा और भी रास्ते होते हैं, जैसे कि आपके पास टाइम टेबल आपके पास अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए? टाइम टेबल बनाने से आपको ये पता चलता है कि जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप ज़्यादा समय दे सकते हैं, जिसमें जो आप अच्छे हैं, जैसे कि इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप फाइनेंस या फिर आप रीजनिंग को ज़्यादा समय दे सकते हैं। कंप्यूटर को अगर आपका अच्छा है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ज़्यादा समय दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आपको पता भी चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जो वीक है उसमें ज़्यादा समय दे सकते हैं, और जो आपका सब्जेक्ट ठीक है वो तो आपका ठीक ही है, उसमें जो कम समय देकर भी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें आपको मॉक टेस्ट। दोस्तों अगर आपका प्रिपरेशन हो गया और एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मॉक टेस्ट आप देते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी आपने तैयारी की है और कितना मार्क आपका आ रहा है, इस बार आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे नहीं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाता है। आपके डाउट जो होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप किस तरह से आपने तैयारी की है। इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं उसको सॉल्व करते हैं तो उससे आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से ITBPS क्लर्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इस तरह से आप तैयारी करके इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जो हमने आपको जानकारी दी है आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।